Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. Today UPSC conducted essay paper of 2024 mains, and in this video I am going to discuss all 8 essays with 8 different approaches of essay writing. सेक्शन ए के लिए जो फर्स्ट टॉपिक, अभी दूसरी स्क्रीन पे मैं आपको टॉपिक्स भी दिखाऊंगा. आई हैव पिक्ड दीज 4 अप्रोचेस फॉर सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन आंसर अप्रोच, contemporary approach, categorization and all famous pestle approach. And for section B I have picked up 4 approaches, that is analytical, chronological, sectoral and vision 2030 या फिर आत्मनिर्भर भारत approach of 2047. So let us proceed to the paper without wasting any time. ये क्वेश्चन पेपर है आपका. इफ़ आई जूम, अगर आपको इसमें देखना है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो इसके हैं. फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. सेकेंड क्वेश्चन है द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. तीसरा टॉपिक है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. एंड फोर्थ टॉपिक है द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. ठीक है, अब एक एक करके इसके टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं वेरियस अप्रोचेस से. तो पहला टॉपिक है आपका फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. इसमें ये टॉपिक जो है मेरे हिसाब से, as per my humble opinion, this is the most different topic of this year paper. 8 टॉपिक जो है, बाकी 7 जो है फिर भी आप लिख सकते हो. ये थोड़ा जीएस ओरिएंटेड टॉपिक बन सकता है लिखते हुए में. ठीक है, तो ये इतना फिलोसफिकल नहीं है. लास्ट ईयर भी फॉरेस्ट पे एक टॉपिक आया था, उससे ईजी है ये टॉपिक. अब इसको क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच में अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच में हमें वेरियस क्वेश्चंस में टॉपिक को डिवाइड करना होता है, एंड देन वी आंसर ईच क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड इन अ 12 पेज एसे और अ 10 पेज एसे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशंस. देन द सेकंड क्वेश्चन कैन बी हाउ सिविलाइजेशंस यूटिलाइज एंड इम्पैक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो पहले मैंने बता दिया कि फॉरेस्ट का रोल क्या है इन इमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट. फिर सिविलाइजेशंस जब उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट की वजह से फॉरेस्ट कैसे डिग्रेड हो जाते हैं इनटू डेजर्ट्स, जिस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं. चौथा क्या आएगा कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं एंड देयर माइट बी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स एज वेल, जो कि हम बोलते हैं ह्यूमन रोल क्या है. तो ह्यूमन रोल एंड एक्टिविटीज दैट लीड टू डेजर्टिफिकेशन. अब ये इश्यूज डिस्कस हो गए हैं, यहाँ पे जेनेसिस डिस्कस हो गया, यहाँ पे इशू डिस्कस हो गया टॉपिक का. अब सॉल्यूशंस देख लेते हैं. तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, कैन सस्टेनेबिलिटी एज अ प्रिंसिपल, ट्रस्टीशिप, स्टीवर्डशिप, एनवायरमेंटल एथिक्स या कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो कैन दे एक्ट एज अ सॉल्यूशन टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू मेक सस्टेनेबल यूजेस ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. फिर एक एंटी व्यू भी देना जरूरी है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. देयर आर सिविलाइजेशंस वेयर हु वर एबल टू फोरसी द रिजल्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन हुआ ही नहीं, डेजर्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं हुए, रिसोर्सेज वेस्ट ही नहीं हुए. तो ऐसी कौन से एंटी व्यू में आप लिख सकते हो. एंड लास्टली लर्निंग्स लिखते हुए यू कैन कंक्लूड. In this topic what I have done is I have taken literal meaning of the topic without going too much philosophical. गोइंग फॉरवर्ड आप बाकी टॉपिक्स में देखोगे मैंने फिलोसफिकल मीनिंग लिया है, वाइडर मीनिंग लिया है. यहाँ मैंने लिटरल मीनिंग लिया है बिकॉज जितना मैंने अभी तक सोचा है, अगर मैं इसमें वाइडर मीनिंग लगाऊंगा इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द टॉपिक. ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम हॉल में होता मैं ये टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करता सेक्शन ए में, क्योंकि मेरा अप्रोच क्या रहता है कि आई हैव टू गिव मल्टीपल डायमेंशंस, आई हैव टू एनालाइज द टॉपिक इन वेरियस डायमेंशंस. 15 to 18 डायमेंशंस होनी चाहिए, so that if examiner is not liking even say 5 dimensions, he or she will have to rate me on the remaining 10 dimensions and I'll maximize my chance to score high marks. Second topic है the empires of the future will be the empires of the mind. बहुत बढ़िया टॉपिक है ये. ऐसा फिलोसफिकल टॉपिक है जिसको मैं वेरियस डायमेंशंस में डील कर सकता हूँ. द अप्रोच दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर दिस टॉपिक इज कंटेम्प्रेरी अप्रोच. ये अप्रोच क्या होती है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या इश्यूज है, क्या इवेंट्स है, व्हाट आर द करंट अफेयर्स, एग्जांपल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू डिस्कस द टॉपिक होलिस्टिकली. तो इसमें कंटेम्प्रेरी अप्रोच में आपका लग जाएगा यहाँ पे कि डेटा की जैसे वैल्यू है. सो द सिविलाइजेशंस या एम्पायर्स जो माइंड यूज करके डेटा की ट्रू वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे
those are the empires of the mind, and this sort of empire is the empire of the future. ठीक है, ये हमने आज से 10-20 साल पहले नहीं सोचा था. The countries, the civilizations who were able to think through that data is new oil, data is the currency, now they are ruling the world. तो ये तो हो गया जेनेसिस, पास्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया डेटा की इंपॉर्टेंस से लेके. ठीक है, अब देखो सेकंड टॉपिक है, सेकंड कंटेम्प्रेरी अफेयर हो गया यूपीआई. सो वी एज अ कंट्री वर एबल टू थिंक थ्रू के यूपीआई एज अ टेक्नोलॉजी कैन have n number of benefits. Now so much so that different countries, even the developed ones, the global north, they are accepting our technology, they are requesting to integrate their own payment interfaces with UPI. ठीक है, so this is a live example of the usage of mind, application of mind to ensure that the empire of the future is one that is of the mind. SpaceX अब ट्रेडिशनल नहीं है बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, एंड सी हाउ एंड व्हाट ऑल इट इज़ डूइंग. अभी सो मच सो रिसेंट में आया है करंट अफेयर्स में सितंबर में कि ऑल इंडिपेंडेंट क्रूड मिशन, टूरिस्ट क्रूड जैसे होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स नहीं है तो टूरिस्ट जैसे हो गए, तो उनका स्पेस वॉक हुआ है एंड दे हैव वेंट डीपर इनटू स्पेस. आई गेस 4 और 5 डिकेड्स में इतना डीप कोई नहीं गया स्पेस में जितना वो गए. सो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ अब कि दिस इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गोइंग टू रूल, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गोइंग टू इंस्पायर other private organizations also, not only in US but in other countries such as India as well. And recently आपने देखा होगा privatization has picked up a lot in India. So अब सिर्फ इसरो नहीं है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है इंडिया में, there are private organizations as well. AI, generative AI, अभी in coming few days एक समिट होने वाला है, समिट ऑफ द फ्यूचर. सो उसमें आप AI गवर्नेंस के डिस्कशन के बारे में गोइंग फॉरवर्ड करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हो काफ़ी. तो द एम्पायर्स ऑफ द माइंड आर दोज हु विल बी वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी, rather than some countries who are yet to discover the true potential of AI. तो AI की पोटेंशियल या जनरेटिव AI की पोटेंशियल को आप अगर रियलाइज कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द गवर्नेंस मॉडल, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दोज डिस्कशन टेबल्स, then only you are empire of mind, and going forward the future belongs to such empires rather than the conventional one. तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच को यूज करके मैं इस ऐसे के मल्टीपल डायमेंशंस खोल सकता हूँ. ये तो मैंने सिर्फ 4 डिस्कस करे हैं, यू कैन डिस्कस अदर कंटेम्प्रेरी इशूज एज वेल. थर्ड टॉपिक है सेक्शन ए में, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. अब इसमें बस चैलेंज क्या है कि मैं सिर्फ एथिक्स पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाऊँ, मैं सिर्फ प्लेटो एरिस्टोटल पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाऊँ. आई नीड टू गिव वाइडर मीनिंग टू द टॉपिक एंड आई नीड टू एनालाइज द टॉपिक इन एंटायर डेप्थ. तो इसमें मैंने क्या करा है, मैंने हैप्पीनेस को कैटेगराइज करा है. आई हैव कैटेगराइज्ड हैप्पीनेस इन वेरियस फॉर्म्स. कि हैप्पीनेस मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, फिर इंटरपर्सनल, फिर एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, मोमेंट्री एंड लॉन्ग लास्टिंग. इंट्रिंसिक हैप्पीनेस क्या हो गया, इनर पीस. इनर पीस किससे आता है, कंटेंटमेंट से, ग्रैटिट्यूड से, पर्सनल ग्रोथ से. सो इनर पीस आप एथिक्स से एसोसिएट कर सकते हो, इसीलिए मैंने कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड लिखा है, बट आई हैव ब्रॉट इन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एज वेल. तो इफ आई एम फोकसिंग ऑन कंटेंटमेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, मैं पर्सनल ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ, rather than worrying about the problems around me, problems in the entire society or country, world as such. मैं अपने vices पे फोकस कर रहा हूँ और अपने पे काम कर रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट पे. then happiness becomes the path for me. ये कोई एक एंड नहीं है, एंड गोल नहीं है, ये एक पाथ बन जाएगा मेरे लिए. सेकेंडली इंटरपर्सनल हैप्पीनेस. तो इंट्रिंसिक क्या हो गया, ये मेरी इनर हैप्पीनेस हो गई, इनर पीस. अब अगर 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे फैमिली सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, वैल्यू सिस्टम्स हो गए, तो उसमें वैल्यूज़ क्या प्ले होंगी, शेयर्ड जॉय, लव,
एट्सेट्रा। तो मैं इंटरपर्सनल बॉन्ड्स को इसमें डिस्कस कर सकता हूँ एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ टू हैप्पीनेस, कि दो लोग हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो यही पर्सपेक्टिव सही है या ओनली दिस पर्सपेक्टिव इज रॉन्ग। दे हैव टू डिवाइस देयर ओन पाथ टू अचीव हैप्पीनेस, देयर इज नो वन फिक्स पाथ and they will be able to identify that path only if they are happy with each other. So happiness is that path which will help them in identifying the way forward. Similarly extrinsic happiness, तो extrinsic happiness क्या होती है, मेरे जैसे क्रिकेट फ्रीक के लिए कि अगर क्रिकेट मैच अच्छा चल रहा है तो हैप्पीनेस है वरना नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है ऑफ कोर्स। या कोई अगर मटेरियलिस्टिक है जिसको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में वो हैप्पीनेस ढूंढता है, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस बिकॉज दिस विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। ये इनर पीस कभी नहीं दे पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू इस्टेब्लिश हैप्पीनेस एज अ पाथ। मोमेंट्री हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी मैंने ऐसे ही डिस्कस करा। अगर आप इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं करते, अगर आप प्लेन मीनिंग लेते हैप्पीनेस का, I am sure you would have restricted yourself to one or two dimensions related to ethics, and you would not have been able to justify the demand of topic in 1200 words. Always remember while writing the essay that you have to write at least a 10-page essay. 10-page essay आपको लिखना है तो मल्टीपल व्यूज डायमेंशंस उसके खोलने बहुत ज़रूरी है, वरना एक दो पेज तो लिख लोगे, बाकी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। फोर्थ टॉपिक जो है सेक्शन ए का, ये इजी नहीं है, इतना देखने में इजी लगेगा, इतना आसान नहीं है ये। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अगर इसकी हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। अगर ये 10 मार्कर 20 मार्कर क्वेश्चन होगा तो बहुत आसानी से आप लिख लोगे, लेकिन 10 पेज ऐसे लिखना थोड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यू में मुश्किल है। अगर आप लिटरल मीनिंग बस लेते हो तो आप लिख सकते हो सिर्फ साइंस से रिलेटेड, बट as I already told the disclaimer that I want to take multiple meanings of the topic, so I have tried to apply PESTEL approach here. PESTEL is socio-economic, political, technological, environment and legal. So sociological अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस, तो डाउट करने वाला कौन होगा? डाउटर इज वन हु चैलेंजेस द assumptions, who is practicing scientific temper, या who is critically analyzing everything, ठीक है, who is not a conformist, वो कंफर्म नहीं करता है चीज़ों को, yes man नहीं है, रैशनल थिंकिंग करता है, लॉजिक यूज़ करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इनोवेट करता है, क्रिएट करता है, वो हो गया आपका ट्रू साइंस को अपहोल्ड करने वाला मैन जो कि डाउटर है। तो ये मीनिंग हो गया टॉपिक का। अब इस मीनिंग को मैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल में लगाने की कोशिश करता हूँ। तो सोशियोलॉजिकल में क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट वेरियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। चाहे आप हिस्टोरिकल व्यू ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है राजा राम मोहन रॉय का केस जिन्होंने सती के अगेंस्ट काम किया, या आप कोई करंट सोशल इविल प्रैक्टिस ले सकते हो, एंड देन यू कैन एस्टेब्लिश हाउ अ डाउटर इन मॉडर्न इंडिया इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, क्योंकि वो लॉजिक में विश्वास रखता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच रहा है। सिमिलरली इन इकोनॉमिक स्फेयर, इफ आई एम अ डाउटर, then only I will be able to have n number of ideas with respect to complex challenges and issues. अगर मैं conformist होता तो मेरे पास variety of ideas ही नहीं होते, मैं challenge ही नहीं करता। अब मैं अगर doubter हूँ then only I will be able to innovate because I am an outlier sort of person. अगर एक continuum है, 10 लोग इधर हैं जो कि डाउटर नहीं है, डाउटर एक आधा ही होगा, तो जो एक आधा सेपरेट एंटिटी है वही इनोवेट करेगी, वही क्रिएटिव होगी। एग्जाम्पल जैसे कि इलॉन मस्क, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको स्पेस एक्स का बताया, तो इलॉन मस्क एक एग्जाम्पल है जो इस कोर्ट में भी बहुत ईजिली फिट होते हैं। लास्टली एनवायरमेंटल जैसे अगर लेते हैं, तो इफ आई एम अ डाउटर देन ओनली आई विल बी चैलेंजिंग द करंट सेट ऑफ मॉडल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट मॉनसून इन इंडिया। आए दिन आप देखते हो IMD की जो रिपोर्ट्स होती है या जो प्रिडिक्शंस होती है वो गलत हो जाती हैं, तो
ये तो सर्टेन है फिर कि करंट मॉडल्स जो हैं मॉनसून प्रिडिक्शन के वो सही नहीं है। अगर बोला है कि तेज बारिश होगी, आप देखोगे धूप निकली हुई है। अगर बोला है धूप होगी, उस दिन बारिश हो रही है। तो ओनली अ डाउटर इज एबल टू थिंक दैट देयर इज सम इशू विद रिस्पेक्ट टू द करंट मॉडल्स, एंड ओनली दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ट्रू मैन ऑफ साइंस। सिमिलरली अदर स्फेयर्स में भी आप इस एसे को डिस्कस कर सकते हो। तो 4 एसेज जो है, हमने 4 डिफरेंट अप्रोचेस देखी है इसकी। क्वेश्चन आंसर अप्रोच, categorization, contemporary and pastel. And I think the most easy topic as per me in section A is topic number 2, that is the empires of the future will be the empires of the mind, because you can take different meanings of the topic and discuss that in breadth. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डिकोड सिविल्स पे अभी पोल भी डाला है कि इजी टॉपिक्स क्या है। अगर आपको उसका लाइव रिजल्ट देखना है, उसमें पोल में पार्ट लेना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक डाल दिया, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। नाउ लेट अस डिस्कस सेक्शन बी, जो कि हर बार ही रिलेटिवली ईजियर होता है सेक्शन ए से। तो सेक्शन बी का पहला टॉपिक है सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। सेकेंड है नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट मैन्स करेक्टर गिव हिम पावर, जो कि एथिक्स का PYQ है 2013 से। All ideas having large consequences are always simple and cost of being wrong is less than cost of doing nothing. मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 7 and 8 are very easy. अब यह आपके ऊपर है whether you want to write topic 7 और 8, both are equally easy. ठीक है, तो दूसरे किसी टॉपिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। Now a different approach for the first topic, because it is so easy, it is GS oriented just like the first topic of section A. दिस टॉपिक इज ऑल्सो GS ओरिएंटेड। सो GS ओरिएंटेड टॉपिक का हमेशा लिटरल मीनिंग ही लेना चाहिए, वाइडर मीनिंग नहीं लेना चाहिए। क्यों लूँ मैं वाइडर मीनिंग? फिलोसफिकल टॉपिक में होता है मेरे को वाइडर मीनिंग लेना। ये तो आई एम श्योर आपने करंट अफेयर्स में या GS1 सोसाइटी में या GS3 में साइबर पढ़ते हुए या सोशल मीडिया पढ़ते हुए या अपनी डेली लाइफ में भी आप इसे एनकाउंटर करते ही हो रोज। ठीक है, तो मैं इसका लिटरल मीनिंग लेके बहुत बढ़िया ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि इफ आई एनालाइज द टॉपिक इन वेरियस कीवर्ड्स, तो सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। तो ये क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया के कुछ प्रॉब्लम्स है, बेसिकली ये डिस्कस कराना चाहता है। तो मैं पहले कॉजेज दूंगा कि व्हाट आर द कॉजेज विच आर इम्पैक्टिंग द यूथ, which the causes, the reasons because of which the social media is impacting the youth. आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो द हिंदू, तो सुबह मैं पढ़ते हुए आ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल भी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशन बिटवीन 2 पीपल, ऑस्ट्रेलियन है उसमें कोई, जो डिस्कस कर रहे हैं कि चिल्ड्रन के लिए क्या सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस आने चाहिए। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इंडिया की करंट सेट ऑफ रेगुलेशंस और वर्ल्ड ओवर जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेंशन्ड है। तो मैं उसी को अगर यूथ पे अप्लाई करूं, तो देयर आर वेरियस कॉजेस जो मैं लिख सकता हूं कि सोशल मीडिया क्यों मिसयूज हो रही है एंड हाउ इट इज लीडिंग टू सच इश्यूज, वो मैं इफेक्ट्स में लिख दूंगा। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट की करंट स्टेप्स क्या है, मैं वो लिख सकता हूँ। हमेशा ऐसे में ग्लोबल डायमेंशन या वर्ल्ड डायमेंशन भी देना चाहिए। तो मैंने अब इंडिया स्पेसिफिक स्टेप्स लिख दिए, अब ग्लोबल मेजर्स क्या है। फिर जैसा कि आई हैड डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस एसेज, एंटी व्यू मैंने फर्स्ट एसे में आपको बताया था, फॉरेस्ट एसे में। सिमिलरली दिस एसे एज वेल वी कैन डिस्कस वन एंटी व्यू एज वेल, कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट सोशल मीडिया हर किसी को तो नहीं कर रहा है ना। देर आर पीपल हु आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट फॉर रेक्टिफाइंग दिस वेरी प्रॉब्लम, कि सोशल मीडिया के इश्यूज हैं, दे रियलाइज एंड दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इटसेल्फ टू प्रेजेंट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो एंटी व्यू भी लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट वे फॉरवर्ड एज वेल, कि और क्या करने की जरूरत है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन फ्यूचर टू इंश्योर दैट दीज नेगेटिव challenges, implications of social media are countered and its positives are strengthened even further. सेकेंड टॉपिक जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये PYQ ही था एथिक्स में 2013 में, इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करा है। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है
You start with an individual, then you move to family, then an organization, then society, then nation and world. क्योंकि sum of individuals is family, sum of various families can be equated as an organization which join to form a society, and sum of societies is nation, and various nations come together to form the world. तो अब इस टॉपिक को अगर मैं इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में अप्लाई करूं, आई डिस्कस अ लिटिल अबाउट लिंकन एज वेल इन द एसे, बिकॉज ये उनकी कोट है. प्लस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी. आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, यू कैन नेम एज वेल. अगर आप हिंट्स के थ्रू लिखना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल. सो अ फेमस पर्सनैलिटी हु had no power previously and who faced a lot of adversities, maybe in the childhood, maybe in the adulthood, etc. But then when the famous personality was able to bear those challenges and develop himself into a powerful person, and then the character of that personality changed because of the power. So you can write a हाइपोथेटिकल भी लिख सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, मे बी फ्रॉम स्फेयर ऑफ स्पोर्ट्स एटसेट्रा. सो यू कैन डू दैट एज वेल. फैमिली डायनेमिक्स पे अगर मैं लगाऊं कि चिल्ड्रन पेरेंट रिलेशनशिप, अगर आप छोटे हो, जब छोटे थे, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज इशू ऑफ कम्युनिकेशन गैप एंड एज वेल एटसेट्रा. बट क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, यू डू नॉट रेज वॉइस, यू आर अ कन्फॉर्मिस्ट. आप मान लेते हो, सुन लेते हो. बट देन व्हेन यू आर एडल्ट, व्हेन यू हैव द मीन्स एंड व्हेन योर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू, देन योर ट्रू कैरेक्टर कम्स आउट. सो फैमिली डायनेमिक्स में भी बहुत ईजिली अप्लाई हो सकता है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन. सो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच must have faced a lot of problems, but then now that organization is in a position of a monopoly without naming it. There is a very famous company in Indian sphere, in telecom sphere, which did the very thing. It started, it had a humble beginning, but now it is a monopoly. It has a monopoly, so much so that that monopoly can be equated with a lot of power, and now its true character is coming out with respect to the monopolist policies that it is following. तो आप वाइडर मीनिंग लेके इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में डिस्कस कर सकते हो. अगर वाइडर मीनिंग नहीं लोगे, अगर यही प्रॉब्लम होगी, बार बार याद आएगा कि ये तो एथिक्स में आया था, एथिक्स में आया था, और आप सिर्फ एथिक्स का आंसर लिखाओगे, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें. 7 topic that I have already told that it is one of the easier topics of the essay paper. Not just section B, entire essay का सबसे easy topic शायद यही है. All ideas having large consequences are always simple. तो कोई idea है, going forward उसका कोई large result हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. लार्जली हम इसमें पॉजिटिव ही डिस्कस करेंगे. एक एंटी व्यू लेना है तो नेगेटिव डिस्कस कर सकते हो. एंड you have to explain how those ideas were very simple in the beginning. तो मैंने एग्जांपल लिया है सेक्टोरल अप्रोच फॉलो करते हुए बिजनेस सेक्टर में, जैसे यूपीआई. तो यूपीआई एज एन आइडिया was simple, had humble beginnings. It was rejected as well by the opposition, but then it has had such long consequences, major consequences, which I discussed in previous essay as well, कि वेरियस कंट्रीज आर नाउ विलिंग टू अडॉप्ट द आइडिया. स्पेस सेक्टर में इसरो का फाउंडेशन इटसेल्फ वाज अ वेरी सिंपल आइडिया बैक देन 1960s में, एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज टुडे. कि कल न्यूज़पेपर में था कि चंद्रयान 4 मिशन एंड इंडिया की सेकेंड इंटर प्लानिटरी मिशन, दैट इज वीनस ऑर्बिटर, इज नाउ बीइंग सैंक्शनड. सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो. एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस जैसे सिंपल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन भी कोई ऐसा मेजर आइडिया नहीं था, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखिए कि हाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड द इरिगेशन सेक्टर इन इंडिया, हाउ इट हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीकेजेस एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन इंडिया. स्पोर्ट्स सेक्टर, स्टार्टिंग द IPL itself was just a very raw idea, a simple one. Now see where the world cricket is and where IPL itself is. And lastly health sector में recently insurance
अनाउंस हुआ है कि 70 प्लस के लिए सबको इंश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, दे आर इंश्योर्ड. इट अपियर्स टू बी सिंपल आइडिया, इजी आइडिया. गोइंग फॉरवर्ड आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखिएगा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बेसिक आइडिया जो कि हेल्थ सेक्टर में अभी अप्लाई होने वाला है. लास्ट टॉपिक of the essay paper is the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सोच के कि कुछ गलत हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है देन एटलीस्ट कि मैं ट्राई करूँ, कुछ गलत हो रहा है, मैं गलत हो गया तो ठीक है, एटलीस्ट वो मिस्टेक जो है वो ऑनेस्ट मिस्टेक होगी, डिसऑनेस्ट क्राइम नहीं होगा. अब मैंने इसको अप्लाई करा है फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि मैं पास्ट के जो सॉल्यूशंस हैं मैं उनमें कब तक लिखूंगा कि पहले ऐसा हुआ ये गलत हो गया. वो मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में दे दूंगा बस कि इंडिया जस्ट जब इंडिपेंडेंट हुई देयर वर वेरियस पॉलिसीज विच बैकफायर्ड इन द लॉन्ग रन, लाइक एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1 और द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया बैकफायर्ड इन द लॉन्गर रन. लेकिन एटलीस्ट दे ट्राइड. ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. वो इंडस्ट्री पॉलिसी आई तभी तो इंडस्ट्रीज है, वो करते ही नहीं तो कुछ नहीं होता आज तो. ठीक है, तो अब मैं फ्यूचरिस्टिक मिशंस जो है जैसे विजन 2030 या आत्मनिर्भर भारत 2047 विकसित भारत जो मिशन है उसके पॉइंटर्स लेके आई कैन राइट अ वेरी गुड एसे. फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉस को स्ट्रीमलाइन करना है. अब अगर मैं नहीं करूंगा लेबर लॉस को स्ट्रीमलाइन तो देयर इज ह्यूज कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. मैं अगर स्ट्रीमलाइन करता हूं, मैं अटेम्प्ट करता हूं तो देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशंस एंड इश्यूज, बट देन द कॉस्ट ऑफ दोज इश्यूज इज लेसर देन द कॉस्ट जो अभी हम फेस कर रहे हैं. सिमिलरली द सेम थीम विल बी अप्लाइड फॉर टॉपिक्स लाइक सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, ओशन लेड डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लीन रिवर्स, मेक इन इंडिया, टैक्स रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, जो कि सीधे सीधे पॉइंटर्स है विजन 2030 या फिर आत्मनिर्भर भारत 2047 मिशन के. So what I have done here is I have discussed 8 topics of 2024 mains in 8 different approaches. I have just gave you the heads up of it. If you want to download this PDF, you can do it from the link in the description section. If you want to see the results of the poll के easy topic सबको बच्चों को क्या लगा है इस बार aspirants को, you can again view that thing from the link in the description section. If you want to download the value added material of essay from my blog, you can proceed to the description section, उसका भी link वहाँ पर है. I hope you would have got something new or other to learn from this discussion. If there are any comments, you can mention them in the comment box down under, or you can reach me out on my Telegram. Thank you.